नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी में गठित 22 प्रकोष्ठों की नई टीम के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम धामी ने सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे धरातल पर पार्टी की रीति नीति को मजबूत करने के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सभी को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बैठक में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को पूरी तैयारी रखने और पार्टी द्वारा दी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं आपको बता दें कि नेतृत्व ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने और जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली और लखनऊ में हुए आगजनी की घटनाओं के बाद उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। राज्य को एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है, जहां बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच और सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे त्वरित गति से कार्रवाई करें और सभी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक इंतजामों की गहन समीक्षा सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। लखनऊ में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हम सबसे पहले तो उस घटना में जो भी लोग दिवंगत हुए हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी के परिवारजनों को उनके प्रति मैं गहरी जो है संवेदना व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इस कठिन समय में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। और इसको देखते हुए राज्य के जो हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन सभी का सेफ्टी ऑडिट और जो हमारा अग्निशमन विभाग है उस विभाग को विशेष रूप से सारी जो है समीक्षा करने के लिए, सारी उसकी चेकिंग करने के लिए कल बैठक में निर्देश दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर टिहरी गढ़वाल की युवा नर्स सपना राणा ने मुलाकात की। सपना राणा ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना के तहत जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद उन्हें जर्मनी के हैम्बर्ग शहर स्थित हॉस्पिटल में नियुक्ति मिली है। मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि कौशल विकास और सेवा योजना विभाग के अंतर्गत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। वर्तमान में जापान और जर्मनी के लिए भाषा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि अब तक करीब 65 युवा जापान में रोजगार पा चुके हैं। बढ़ता अगली खबर की ओर। पौड़ी के एकेश्वर विकासखंड मुख्यालय में आयोजित विदेशी बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों की गैर मौजूदगी को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। बैठक में केवल सीडीओ की मौजूदगी पर कांग्रेस नेता कविंद्र एस्टवाल ने कड़ा विरोध दर्ज कर सड़क और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं उठाई। वहीं उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति में बैठकों का कोई मतलब नहीं है। कविंद्र एस्टवाल ने जल जीवन मिशन की योजनाओं में खामियों का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की।
बैठक में अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अधिकारी की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताई। मैं एकेश्वर ब्लॉक में हूँ, विकासखंड एकेश्वर जो एक हमारा मुख्यालय है यहाँ पर है, और आज यहाँ पे बीडीसी की बैठक है। बीडीसी की बैठक में जिला स्तर के अधिकारी नहीं आए हुए हैं, और ये पहली बार नहीं, पहले भी कई बार हुआ है। खाली जेई लेवल के जेई जो कर्मचारी हैं यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी शिकायतें जेईओ से कई बार हो चुकी हैं, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आजकल गर्मियों का समय है, गांव के गांव भरे पड़े हैं, प्रवासी लोग आ रखे हैं, गर्मियों की छुट्टियां हो रखी हैं, गांव में भीड़ हो रखी है, पानी की समस्याएं हो रखी हैं, लेकिन ये दिक्कत कैसे सॉल्व होगी? एक तरफ कर्मचारियों का कहना है कि बजट नहीं है, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमने पूरा बजट दिया हुआ है। आखिर ये बजट है कहाँ पर, किस तरीके से गांव में पानी आएगा? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। नहीं मानता, मैं खुद ही वहाँ पहुँचा हुआ था, मैं खुद बीडीसी में था। और दूसरा, चूँकि बीडीसी में जिला स्तरीय अधिकारियों का उतना रोल नहीं है जितना क्षेत्रीय, जैसे पीडब्ल्यूडी के, अब तो पीडब्ल्यूडी के या तो एक्शन सतपुली हैं या आपके कोटद्वार वाले हैं, तो ये कुछ विभागों की अब्सेंस थी, इसको मैं मानता हूँ। जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट वहाँ नहीं था, और ऐसे एक श्रम वाले वहाँ नहीं थे। हालांकि इनसे संबंधित समस्याएं भी नहीं थी, लेकिन चूँकि बीडीसी है तो अधिकारियों ने रहना चाहिए, चाहे उनकी समस्या हो चाहे ना हो, क्योंकि बीडीसी एक ऐसा फोरम है ना जिससे हम अपने विभाग की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी तो दे सकते हैं। अब खबर हरिद्वार से। स्कूली बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए प्रशासन की ओर से मिशन ज्ञान गंगा की शुरुआत की गई, जिसमें स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम की रोचक और ज्ञानवर्धक रील्स, शॉर्ट वीडियोस बनाकर कंटेंट शेयर किया जा रहा है। रुड़की में स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों के द्वारा तैयार किया जा रहा ये वीडियो कंटेंट क्लास 3 से 12वीं के छात्र देख रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे छात्रों के समय का सही इस्तेमाल होगा, साथ ही रोचक वीडियो उपलब्ध होने पर बच्चे कठिन विषय को भी आसानी से समझ सकेंगे। सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने जानकारी दी कि इस मिशन की केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा भी सराहना की गई है। वहीं लगातार फोन पर वीडियो देखने वाले स्कूली छात्र भी इस वीडियो कंटेंट को देख रहे हैं। हरिद्वार में एक अभिनव प्रयोग किया गया है, जो हमारा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान रुड़की है डाइट, इसके माध्यम से हमने मिशन ज्ञान गंगा चलाया है। मिशन ज्ञान गंगा का कॉन्सेप्ट ये है कि जो कठिन विषय हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उस पर छोटी छोटी रील बनाई जाती है और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाए जाते हैं। ये वीडियो उन्हीं के अध्यापकों द्वारा जो निर्धारित कोर्स है हमारे यहाँ का उस पर बनाए जाते हैं। इससे बच्चों को बहुत आसानी होती है और उनको एग्ज़ाम में मदद मिलती है, क्योंकि यहीं के टीचर इसको बना रहे हैं, कोर्स भी यहीं का है, जो डाउट है वो भी क्लियरेंस एक तरह से उनका हो रहा है, तो इसको ज़्यादा लोकप्रियता मिल रही है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा में कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा जनता दरबार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता पिता को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर विधायक मदन बिष्ट का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। वह आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की माता के प्रति की गई टिप्पणी न केवल अमर्यादित है बल्कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी भी माता पिता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब एक जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि, जिस पर पूरी जनता के मान सम्मान की भी जिम्मेवारी होती है, और वो जनप्रतिनिधि एक विधायक देश का, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री किसी दल विशेष के प्रधानमंत्री नहीं होते, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनके खिलाफ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, जनता दरबार कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी करना, उनके परिवार के माताजी को, पिताजी को जो कि स्वर्गवासी हैं, उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, जितना इसकी निंदा की जाए वो कम है। एक विधायक
स्वयं पर नियंत्रण ना करके उनके कैसे कृत्य हैं, कभी वो इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरे कर्मचारी को धमकाते हैं, कभी कुछ करते हैं। आए दिन लगातार अगर एक जनप्रतिनिधि इस प्रकार का उसका चरित्र हो गया, उसका कृत्य हो गया, तो उसकी घोर भर्त्सना करते हुए, निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी के, हिंदुस्तान के, भारत के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी, पूरे उत्तराखंड में आज उनका पुतला दहन किया जा रहा है और उनके खिलाफ पुलिस को शिकायत करके मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ उनकी निंदा करते हुए, उनके व्यवहार की निंदा करते हुए और उन्हें भविष्य में ये चेतावनी देते हुए कि अपना ऐसा व्यवहार बंद करें। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति आपकी जवाबदेहिता है, ये ऐसी सद्बुद्धि आपको आए, इसके लिए उन्हें चेतावनी देने के लिए भी एक कार्यक्रम आज यहाँ पर उनका पुतला दहन का आयोजित किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में भरत तिवारी की निर्मम हत्या और लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड में मासूम बच्चों की मौत से देश में भारी आक्रोश है। इसी क्रम में धर्मनगरी हरिद्वार के अग्रसेन घाट पर अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। अखाड़े के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मां गंगा में दीपदान कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। अखंड परशुराम अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने इस घटना पर गहरा दुख और रोष व्यक्त किया। उन्होंने दोनों घटनाओं के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं बिहार में हुई भरत तिवारी की हत्या कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि बिहार पुलिस इस मामले में तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजे। लखनऊ अग्निकांड का जिक्र करते हुए परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने कहा कि चंद पैसों के लालच में कोचिंग सेंटर बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देवभूमि को नमन करता हूँ और माँ गंगा जी के चरणों में नमन करता हूँ। माँ गंगा जी, मोक्षदायिनी श्री गंगा जी, ये वो हमारे भरत तिवारी की एनकाउंटर में मृत्यु की गई है बिहार में, भोजपुरी में, ये वास्तव में बर्दाश्त लायक नहीं है। ये हत्या का मुकदमा दाखिल होना चाहिए जिन प्रशासन अधिकारियों ने उनके ऊपर गोली चलाई। और एक निवेदन और है केंद्र सरकार से कि सम्राट चौधरी जी ने जो अपना बयान दिया है 48 घंटे में माफिया खत्म, एनकाउंटर, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है तत्काल इन्हें इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि ये सरकार चला नहीं पाएंगे। क्योंकि निर्दोष की हत्या होना ये अपना आप में एक दिखाता है कि मुख्यमंत्री कितनी दावे ठोकते हैं और कितनी अपनी मजबूती के साथ सिंहासन चला सकते हैं। तो हमारा निवेदन है। और कल अग्निकांड नखलाओ, इससे पहले भी अनेकों कांड हो चुके हैं। प्रशासन जागता है और सो जाता है। जाकर नेताजी वहां पहुंचते, अपनी बयानबाजी करते, लेकिन फिर वही ढाक पे चार पत्ते। ये ढाक पे चार पत्ते हैं क्योंकि ये जो अधिकारी लोग हैं कहीं ना कहीं मेज के नीचे से अपनी वसूली करते हैं। इन पे लगाम लगनी चाहिए, ऐसी घटना ना घटे। तत्काल सारे अधिकारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इन पे कार्रवाई करें। बच्चा किसी का भी हो, दर्द होता है। उन माता पिता से देखो, आज उनके नम है आंखें, नम गई आंखें, क्योंकि किसी का एक ही बच्चा था, किसी की एक बिटिया जिसकी शादी होने वाली थी नवंबर में। ऐसी दर्द घटना ये दिल को झंझोड़ देती है हम जैसों के लिए। किसके पास अपना दुख सुनाए हम, ये दर्द होता है, लेकिन सरकार लिपापोती करती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सितारगंज के बेस्ट चौक स्थित जोया पैलेस में हर वर्ष की तरह इस बार भी हसन हुसैन ब्लड डोनेशन कैंप और विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मोहम्मद दीपक नाम से चर्चित कोटद्वार के दीपक कुमार ने किया। उनके साथ प्रदेश के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर मोहित चोपड़ा भी मौजूद रहे। शिविर में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर रक्तदान किया। आयोजकों ने रक्तदाताओं के लिए भोजन और पेयजल की विशेष व्यवस्था की। वहीं गर्मी से राहत के लिए कूलरों का भी इंतजाम किया गया। वहीं आपको बता दें कि शाम तक 125 से अधिक यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस अवसर पर नेकी फाउंडेशन के संस्थापक सहित कई लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। शाही जामा मस्जिद के इमाम मुकीम रजा ने भी रक्तदान किया और इसे मानवता की सेवा बताया। पहली बात मैं ब्लड डोनेट के बारे में बोलना चाहता हूँ। ब्लड डोनेटिंग बहुत बड़ा धर्म है हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तभी पता चलती है
जब हॉस्पिटल में कोई अपना एडमिट होता है या कोई जख्मी होता है, ब्लड की अहमियत तभी इंसान को समझ सकते हैं। नहीं तो उससे पहले सब लगे पड़े हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। वहाँ जाकर ये नहीं देखते कि ये मुसलमान का ब्लड है या हिंदू का ब्लड है, बस किसी तरह चढ़ जाए और किसी तरह जान बच जाए। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यार ये जो ब्लड डोनेट आप लोग 10-11 साल से चला रहे हो, पहले तो मैं सलाम करना चाहता हूँ, आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि ऊपर वाला आपको ताकत दे, शक्ति दे और ये काफ़ी लंबा और चले। जैसे कि 10-11 साल से आप इसको चला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट एक इंसानियत के नाते बहुत बड़ा। बढ़ते अगली खबर की ओर। जमीयत उलेमा-ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल हरिद्वार के कलियर पहुंचे अरशद मदनी ने उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मदनी ने कहा कि जिहाद करना हर मुस्लिम का हक है। मदनी ने दावा किया कि जिहाद मदरसे से निकला हुआ शब्द है। मुल्क का गुलाम से आजाद कराने के लिए जिहाद जरूरी है। अरशद मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जमीयत उलेमा-ए हिंद ने मुल्क आज़ाद करवाया, मुस्लिम शहीद हुए और अब आज़ादी हुई तो कोई पीएम बना, कोई होम मिनिस्टर, लेकिन जमीयत उलेमा-ए हिंद ने सियासत से खुद को अलग कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल हरिद्वार के कलियर पहुंचे अरशद मदनी ने उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मदनी ने कहा कि जिहाद करना हर मुसलमान का हक है। मदनी ने दावा किया कि जिहाद मदरसे से निकला हुआ शब्द है। मुल्क को गुलामी से आजाद कराने के लिए जिहाद जरूरी है। सुनिए। हमारा मुल्क गुलाम हो गया और इसको आजाद कराने के लिए गुलामी की जंजीर को गले से उतारकर फेंकने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये मदरसे से निकली हुई तहरीक है। जो नहीं जानता वो जाहिल है। मेरे भाई, वो तहरीक चली और तकरीबन 150 साल चली, तब जाकर सन 1947 में मुल्क आजाद हुआ। नहीं जानती दुनिया। अरशद मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने मुल्क आजाद करवाया, मुस्लिम शहीद हुए और जब आजादी हुई तो कोई पीएम बना, कोई होम मिनिस्टर, लेकिन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सियासत से खुद को अलग कर दिया। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जब मुल्क आजाद हो गया, कोई वजीर आजम बन गया, कोई होम मिनिस्टर बन गया, कोई वजीर दाखिला, कोई कुछ। जमीयत उलमा का ये किरदार है। जिस दिन मुल्क आजाद हुआ उसी दिन करवट ले ली और ऐलान कर लिया, आज से जमीयत उलमा खालिस मन। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जिससे लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही और दोपहर होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली और ठंडी हवाओं के बीच मौसम का आनंद लिया। शहर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली, जबकि कुछ जगहों पर तेज बौछारें पड़ी। मैं आपको बता दें कि मौसम के इस बदलाव से लोगों के चेहरे खिल उठे और दून में मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में भी बारिश की संभावना बनी रह सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों के तहत ऋषिकेश में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। देहरादून से आए जिला स्तरीय श्रम विभाग की टीम और स्थानीय टीम के संयुक्त नेतृत्व में शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में जांच की गई।
अभियान के दौरान अलग अलग स्थानों में 3 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिन्हें तुरंत रेस्क्यू किया गया। मैं आपको बता दें कि श्रम अधिकारी आनंद सिंह ने बताया कि रेलवे रोड पर एक बच्चा कमर्शियल वाहन में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य कर रहा था, जबकि गीतानगर क्षेत्र में दूसरा बच्चा ई रिक्शा रिपेयरिंग वर्कशॉप में काम करता मिला। तीसरा बच्चा रेलवे रोड स्थित नाई की दुकान पर कार्यरत पाया गया। वहीं अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बाल श्रम करवाने वाले प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। अभियान का उद्देश्य बाल श्रम रोकने के साथ लोगों में जागरूकता फैलाना है। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देश पर हमारे अपर आयुक्त श्रम उत्तराखंड द्वारा निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत बाल श्रम उन्मूलन हेतु विशेष कार्यक्रम और चेकिंग अभियान चलाकर बाल श्रम के प्रति लोगों का अवेयर किया जाए और जहां बाल श्रमिक चिन्हित किए जाते हैं वहां पर उनके खिलाफ वैधानिक नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो हमने जिला स्तरीय जो हमारी देहरादून की टीम है उनको कल ऋषिकेश आने के लिए अवगत कराया गया था। तो ऋषिकेश हमारी टीम आई थी देहरादून से, उनके संयुक्त हमारी टीम के द्वारा संयुक्त सघन चेकिंग अभियान किया गया। तो 3 बच्चे हमें बाल श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए विभिन्न प्रतिष्ठानों में अलग अलग। जो एक सानू रेलवे रोड पर कार्यकर्ता पाया गया। दूसरा है साकिब जो आईडीपीएल में रिपेयरिंग ई रिक्शा रिपेयरिंग का कार्य कर रहा था, तो वो भी वहाँ चिन्हित हुआ है गीतानगर ऋषिकेश से। तीसरा है बच्चा तो वो रेलवे रोड में बार्बर की शॉप पे कटिंग वगैरह का कार्य करता था। मौके पे वो बाल समेटने का कार्य कर रहा था, कार्यकर्ता हो पाया है कुल मिलाकर। और एक सानू जो बच्चा है वो एक कमर्शियल व्हीकल है, उसमें लोडिंग अनलोडिंग का कार्य रेलवे रोड पे करता पाया गया। तो हम तीनों नियोजक के प्रति जो यहाँ प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं और नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।